सो वेलकम गाइस टू माय चैनल, टू माय फर्स्ट वीडियो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ 30 दिन 30 डेज आर रिमेनिंग फॉर 2026 एंड मुझे पता है कि मेरे जैसी हालत बहुत सारे बच्चों की इस समय पे होगी। एक्चुअली मैंने नीट में एक ड्रॉपर हूँ और मैंने नीट 2025 का भी पेपर दिया था, बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस और कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया। क्योंकि मेरा ये सेकंड ड्रॉप है और फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने कम मार्क्स आएंगे, बट जो भी हुआ, जो कुछ हुआ। बट उस पेपर के बाद में मेरा मोरल इतना डाउन हो गया कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ पाया। अब जब 30 पिछले 40 से 50 से 60 दिन, हाँ 50 to 60 डेज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस ट्रैक पे आ सकूँ, बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ पा रहा था। कुछ तैयारी करता था, लेकिन फिर एंजाइटी, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, जो आप कुछ कहोगे, वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ इस समय पे चल रही थी और मैं वापस से गिव अप कर देता था पढ़ाई पे। बट क्योंकि सिर्फ 30 डेज रिमेन रह गए हैं, तो ये आर या पार वाली लड़ाई है। या तो मैं अपने धर्म के साथ, अपने कर्म के साथ में जस्टिस करूँ, और या तो मैं 30 दिन पे वेस्ट कर दूँ, जैसे मैंने अपने पूरे साल वेस्ट किया है। एंजाइटी और डिप्रेशन तो अभी भी है और रहेगा भी जब तक मैं किसी कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, कोई भी कॉलेज चाहे वो MBBS, क्योंकि अब इतना ज़्यादा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से मैं परेशान हो चुका हूँ कि मुझे लग रहा है कि MBBS के अलावा भी कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, मुझे चलेगा। बट मैं MBBS छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि MBBS, जिसे जानते हैं, हर एक नीट एस्पिरेंट का एक सपना होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है। बट अगर उस MBBS के लिए हम अच्छे से तैयारी ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मेरा प्लान मैंने बनाया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि कैसे करूँगा। तो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि मैं एक यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी अकाउंटेबिलिटी करूँगा, जहाँ पर मैं भी कुछ प्रॉमिस करूँगा और मेरा भी कुछ स्टेक पे होगा, ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। और आप भी मेरा साथ दे सकते हैं, आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी में, जो 30 दिन की जर्नी है, ताकि हम दोनों या फिर हम सभी लोग, जो मैं कैमरे के इधर साइड हूँ, जो मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, उन सभी को एक क्लैरिटी मिल सके, एक सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, 30 दिन के बाद में ये तो ना रहे कि मैंने अपना पूरा साल बर्बाद किया। आपने का जो भी टाइम बर्बाद हुआ है, उसमें आपकी गलती नहीं थी, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितना भी टाइम बर्बाद हुआ, वो टाइम बर्बाद हो चुका है। उसमें ना मैं और ना आप दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अपना प्लान बताऊँगा मैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नीट का अगर एस्पिरेंट है, जैसे मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की थी पिछले साल, उसका सिलेक्शन किसी वजह से भी नहीं हुआ। और जो मेरी जैसी हालत में अभी इस समय पे, हम जैसे ड्रॉपर्स का बायोलॉजी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो बायोलॉजी में तो हमें पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार पूरा के पूरे बायोलॉजी पढ़ ली है, बस उसे एक बार रिकॉल करना है। भले ही वो 1 साल पहले पढ़ी हो, 6 महीने पहले पढ़ी हो, जितने भी समय पहले पढ़ी हो, बायोलॉजी को हम रिकॉल कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए मैंने 13 चैप्टर्स चुने हुए हैं। ये 13 चैप्टर मोस्ट हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं, जो कि 100 to 120 मार्क्स का आपको मुझे आराम से नंबर स्कोर करवा सकते हैं। मुझे और आपको दोनों को ये 13 चैप्टर जो हैं वो अच्छा स्कोर दिला देंगे। 10 चैप्टर फिजिक्स कैसे हैं, जो मैंने खुद से अपने पिछले साल के पेपर्स और अपने मॉड्यूल्स से निकाला, और कुछ यूट्यूब से भी मैंने देखा, कि यूट्यूब से डिफरेंट टीचर को देखा, और उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखे, उनको एक लिस्ट बना के मैंने इतना चैप्टर्स कर लिया कि 10 चैप्टर ऐसे फिजिक्स के हैं जिससे 100 मार्क्स तो पक्का मिल जाए। उसके बाद में हम लोग देखिए प्लान क्या है, कि हमारे पास में सिर्फ 30 डेज, अगर हम लोग 30 डेज तक ये अपना चैप्टर कंप्लीट करते रह जाएंगे, तो हम कभी भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि हम 20 डेज, जो नेक्स्ट 20 डेज है, उसमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। उस फुल सिलेबस में 20 दिन में हम बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, 13 डेज में एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी वालों की वीक, इसलिए मैंने अपने, और मेरी भी काफ़ी वीक है फिजिक्स, तो मैंने अपने आपको 20 डेज दिए कि मैं अपने पर चैप्टर को 2 दिन में दूंगा, तो मेरे फिजिक्स में एक अच्छा ग्रास्प होगा, ताकि 100 मार्क्स तो आ ही जाए। बायोलॉजी में हम देखेंगे, तो बायोलॉजी में अगर किसी भी स्टूडेंट का, अगर मैंने ये वीडियो अपने लिए और जनरलाइज किसी को भी गाइडेंस देने के लिए बनाई हुई है, कि अगर किसी की बायोलॉजी बहुत ही वीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए भी और सभी के लिए भी एक ऐसा चार्ट बनाया, जिसमें बताया कि मैंने इसमें ईजी चैप्टर्स कौन है, मीडियम चैप्टर कौन है, और टफ चैप्टर कौन कौन से। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टिश्यू, सेल साइकिल, देन आप अगर देखेंगे तो प्लांट किंगडम, ब्रीदिंग के बाद में अगर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोलॉजी, पूरी इकोलॉजी काफी इजी, आप उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इकोलॉजी को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये सभी ऐसे इजी चैप्टर हैं जिसमें आपका ज्यादा टाइम भी जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे खासे देगा। उसके बाद में मीडियम टॉपिक, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद जो प्लांट किंगडम आता है, वो थोड़ा मीडियम टॉपिक है। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस एक मीडियम टॉपिक है, रेस्पिरेशन मीडियम टू टफ टॉपिक है, बट मैंने उसको मीडियम में रखा क्योंकि मैंने उसको 1 से 2 बार पहले भी पढ़ चुका हूँ मैं। उसके बाद में अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी देखें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग को छोड़ दिया जाए, तो बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सभी मीडियम टू टफ की रेंज में आते हैं। तो इनमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं। पिछले साल भी इसने काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन प्रोडक्शन एक काफी टफ टॉपिक है, उससे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है और काफी रटने वाले टॉपिक्स भी पूछता है। जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन दोनों ही चैप्टर्स को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के लिए, पर चैप्टर आते हैं। मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स से भी समथिंग अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एवोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लस मीडियम है, मतलब उसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है, बट उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। मुझे लगता है कि एवोल्यूशन मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स का काफी फेवरेट चैप्टर हुआ। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ भी एक अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग कम टाइम में कर सकते हैं और मार्क्स
ज़्यादा देगा। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई। इसमें इनऑर्गेनिक में अगर मैंने देखा कि मैंने जब उसमें देखा कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड डबल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने पी ब्लॉक इसलिए रखा क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम है और अगर पी ब्लॉक करने बैठेंगे तो 2 से 3 दिन वो आराम से खा लेंगे क्योंकि वो 11th में भी है 12th में, तो 11th और 12th मिला के उसमें काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑर्गेनिक में भी जीओसी लिया है, हाइड्रोकार्बन, हेलोवेल्केन एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स को छोड़ देंगे। अगर ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर टाइम से हो जाते हैं तब हम 12th के टॉपिक के जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये तीनों चैप्टर को भी मैं कर लूँगा। बट मेरी प्रायोरिटी वाली लिस्ट में अगर देखो तो ये 4 चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं। इन 4 चैप्टर से ही अच्छा खासा प्रोपोर्शन आ जाता है। फिजिकल में देखें तो फिजिकल में मैंने थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम को नहीं लिया है क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स बहुत बड़े-बड़े हैं और इतना टाइम अभी बचा नहीं है हमारे पास में। इससे अच्छा हम ईज़ी टॉपिक्स को लेंगे, मैं ईज़ी चैप्टर्स को लूँगा और ईज़ी चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएँगे। तो उनमें क्वेश्चन करने का ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा, क्वेश्चन करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे, ताकि इन चैप्टर्स में तो मेरे क्वेश्चन गलत ना ही हो तो अच्छा है। जैसे कि मोल एक ईज़ी टॉपिक है, एटम है, सॉल्यूशन है, काइनेटिक्स है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सभी पाँचों चैप्टर ऐसे टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो ये चारों के चारों चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद मैं फिजिक्स में आता हूँ। फिजिक्स में ये 11 चैप्टर्स, 10 से 11 चैप्टर्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी जल्दी खत्म भी हो सकते हैं। जैसे कि यूनिट है, एनएलएम है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मॉडर्न फिजिक्स 1 जिसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वर्क, काइनेमैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पर फिजिकल में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में एटम्स लिया है। तो अगर ये एटम को अच्छे से पढ़ते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में भी मैंने इसीलिए एटम नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का भी एटम केमिस्ट्री के एटम से काफ़ी मिलता-जुलता है। तो इसकी वजह से इसका एटम करेंगे तो फिजिक्स के भी एटम में काफ़ी टाइम मिलेगा और हम लोग फिजिक्स का जो एटम चैप्टर है उसको काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने फिजिक्स में उसको बाद के लिए रखा हूँ, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री के लिए रखा था, वैसे मैंने फिजिक्स के रखा है। अगर ये 11 चैप्टर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे आते हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मैं कुछ दूसरा चैप्टर देखूँगा कि उसे कंप्लीट करना है कि नहीं करना है। अब करना कैसे है, जिसको मैंने डिसाइड किया। सबसे पहले लेक्चर देखूँगा। केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स में जो चैप्टर नहीं आते हैं उनके लेक्चर देखूँगा, जो पहले ही पढ़े हुए हैं या फिर जिनके नोट्स बन गए हैं मेरे, उनका मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। बट जो चैप्टर्स मेरे वीक रह गए हैं, फिर जो चैप्टर्स मैं भूल गया हूँ, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है, काफ़ी मैं भूल चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल चुका हूँ, ऑर्गेनिक तो पूरी भूल चुका हूँ, तो इन सब के लेक्चर्स लूँगा मैं। और या तो मैं इस साल के उम्मीद के लेक्चर देखूँगा, तो पिछले साल के उम्मीद के लेक्चर देखूँगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर देखूँगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक कट्टर नीट करके आता है। मैंने अपने दोस्त से ही लेकिन 2.2 का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो मेरे पास में कट्टर नीट करके उनका एक डीपीपी आता है, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कम से कम हर पर चैप्टर 50 टू 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सॉल्व कर लूँगा डेप्थ के लिए, टॉपिक के डेप्थ के लिए। और डीपीपी हर जैसे कि जितने भी उम्मीद के लेक्चर्स आ रहे हैं या फिर जो पिछले साल के भी उम्मीद के लेक्चर्स हैं, उनमें डेली प्रैक्टिस पेपर्स में प्रैक्टिस शीट तो मिलती है, तो वही प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है। अभी का टारगेट ये होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास में टाइम, मेरे पास में टाइम और आपके पास में, दोनों के पास में टाइम बहुत कम है, हम दोनों का टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चंस सॉल्व करें पर चैप्टर। तो मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर कंप्लीट, हम 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करें पर चैप्टर। तो ये हो गया। अब नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स मैंने डिसाइड किया है और आपको भी यही करना चाहिए कि नोट्स आप मैं ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नोट्स काफ़ी समय भी ले जाता है आपका, फिर उन नोट्स को रिवाइज़ करने में भी आपका समय जाएगा। इसलिए आप क्लास के दौरान ही ऐसा करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और मैं भी यही करूँगा कि क्लास में ही, जो क्लास में चल रहा है उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन करूँगा, ठीक है। रिवीजन जैसे करना है, रिवीजन के लिए जैसे जो भी हमने 4 से 5 दिन में पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा पढ़ूँगा मैं कि 4th या 5th डे पे मैं उसे पूरा रिवाइज़ कर लूँ शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसे थ्योरी रिवाइज़ कर लूँ, क्वेश्चन तो टेस्ट के फॉर्म में रिवाइज़ करूँगा। अब बात आती है कि मैं टेस्ट कैसे दूँगा। टेस्ट मैं अभी नहीं दूँगा क्योंकि अभी अगर टेस्ट देना शुरू करूँगा तो टेस्ट तो वैसे भी दूँगा तो मेरा जो मोराल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ तैयारी है नहीं और अगर आधे-अधूरे सिलेबस के साथ टेस्ट दूँगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर रखा है कि आफ्टर 10 डेज़, जब मेरे 10 दिन कंप्लीट हो जाएँगे और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा मेरा, तब मैं हर तीसरे से चौथे दिन पे टेस्ट दूँगा। उसके बाद पे मैंने ये डिसाइड किया कि टारगेट वाइज़ अप्रोच करने की। मैंने पहले ऐसा टारगेट बनाता था कि मैं हर दिन के हिसाब से टारगेट बनाता कि ये। तो जब 1 महीने के मैं पूरा टारगेट बना लेता तो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाता उसको। तो इसलिए मैंने अपने को डेडलाइन दी है कि 3 से लेकर 8 अप्रैल, आज 3 अप्रैल है, मतलब ये जो पूरा शेड्यूल है मैं 4 तारीख से शुरू करूँगा। तो 4 से लेकर 8 के बीच में मुझे क्या कंप्लीट करना है। तो 4 से 8 के बीच में अब हमारे पास में 5 दिन आते हैं, तो मैंने केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक लिया कि केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में ब्रीथिंग, बायोलॉजी में ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सेल साइकिल, प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं और ये एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये कंप्लीट करना है। उसके अलावा फिजिक्स के लिए पहले यूनिट करना, फिर यूनिट के बाद में तुरंत ऐसे-ऐसे चैप्टर्स मुझे पहले ही कर लेना जो कॉन्फिडेंस थे। तो यूनिट, मॉडर्न फिजिक्स के दोनों पार्ट और सेमीकंडक्टर। उसके बाद में 8 अप्रैल के बाद में 9 अप्रैल के लिए जो टारगेट होगा कि उसमें भी 5 दिन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा मैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करूँगा और बायोलॉजी में जो टारगेट है मेरा, एनाटॉमी, फ्रॉग, कॉकरोच, बायोमोलिक्यूल, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन हेल्थ, इकोलॉजी है पूरी की पूरी। फिजिक्स में वही एनएलएम, काइनेमैटिक्स, ईएमआई, करंट और इलेक्ट्रोस्टैट्स। या मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि 9 से लेकर 13 अप्रैल में करंट करूँगा तो इलेक्ट्रोस्टैट करूँगा। अगर मैं करंट करता हूँ तो मैं 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक में मैं इलेक्ट्रोस्टैट करूँगा। बट अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करता हूँ तो मैं यहाँ पर करंट को इंक्लूड कर लूँगा। ये फ्लेक्सिबल काफ़ी शेड्यूल बनाया हुआ है ताकि ये शेड्यूल एक डिसिप्लिन तो दे, बट अगर ये कंप्लीट ना भी हो पाए तो मुझे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर प्रेशर ना दे, क्योंकि प्रेशर इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू टेक बिकॉज़ इट विल क्रिएट अ हेडेक
इट विल बी अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल इन माई एंड योर जर्नी ऑल्सो। तो हमें अपना शेड्यूल ऐसे बनाना है ताकि वो एक हर्डल ना बने, बल्कि वो हमारे लिए इतना फ्लेक्सिबल हो कि हमारा 1 या 2 चैप्टर छूट भी जाता है तो हमारे पास में इतना विंडो खाली रहे कि हम उसे कंप्लीट कर सकें। देन 14 टू 18 अप्रैल का ये शेड्यूल है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, न्यूरल, लोकोमोशन, एंडोक्राइन, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट करना है। एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट, वर्क एंड ग्रेविटेशन, ये 3 मैंने टॉपिक लिए हैं जो कि कंप्लीट किए जा सकते हैं। 18 टू 20 अप्रैल मैंने 2 दिन ऐसा रखा है जिसको मैंने अपने पास में, मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल विंडो डे रखा है। ये फ्लेक्सिबल विंडो डे में कुछ भी अगर इन सभी दिन में 4 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक मेरा कुछ भी बच जाता है तो मैं 18 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में उसे कंप्लीट करूँ। जैसे मैंने देखा कि बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी बची रह गई थी, जेनेटिक्स के दोनों टॉपिक्स और बायोटेक के दोनों टॉपिक्स, ये 5 चैप्टर जो है इन्हीं दोनों दिन में कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं अगर इस शेड्यूल को फॉलो करता हूँ तो 4 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक में मेरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कंप्लीट हो चुका होगा। देन फिजिक्स भी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ बच भी जाएगी वही इन दोनों टॉपिक्स में करूँगा। फिर 20 अप्रैल से मैं अपना एक रिवीजन प्लानर भी बनवाऊंगा। 20 अप्रैल के बाद में मैं अपना रिवीजन करना शुरू करूँगा और मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट में एक टेलीग्राम से देने वाला हूँ, मेरे पास में रियल टेस्ट सीरीज है मेरे दोस्त की, तो मैं उसे भी सॉल्व करूँगा। तो रियल टेस्ट सीरीज के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फिर पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट से शुरू करूँगा और अंत तक आते आते जब 5 दिन बचेंगे तो रोज 2-2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मैं सोच रहा हूँ। टारगेट रोज पोस्ट करूँगा मैं। और बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मेरा अप्रोच कैसे करने वाला है। बायोलॉजी मैं एनसीईआरटी से करूँगा और अगर कोई चैप्टर नहीं आएगा जैसे जेनेटिक्स और बायोटेक मुझे बहुत टफ लगता है और मॉर्फोलॉजी भी काफी टफ लगता है तो उसमें विपिन सर के लेक्चर्स देखने वाला हूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए तो मैं अमित सर को लूंगा, अमित सर के लेक्चर्स यूज करूंगा और ऑर्गेनिक के लिए मैं पंकज सर के लेक्चर्स को यूज करूंगा। इनऑर्गेनिक में मेरे पास में 2 टीचर हैं, मुझे 2 टीचर अच्छे लगते हैं कि अगर टॉपिक ऐसा है कि जो काफी ज्यादा समझ नहीं आ रहा है और कम टाइम चाहिए तो मैं नीतीश सर से पढ़ने वाला हूँ। लेकिन अगर टॉपिक ऐसा है कि उसमें डेप्थ चाहिए और उसमें ज्यादा समझने की जरूरत है तो एमडी सर से काम चल जाएगा हम लोगों का। फिजिक्स के लिए मैं तमन्ना मैम को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एमआर सर से पढ़ना बहुत पसंद है बट एमआर सर के लेक्चर्स अभी थोड़े लंबे लग रहे हैं मुझे। तो जो टॉपिक अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तमन्ना मैम से तो मैं उसे एमआर सर से देखूंगा, नहीं तो तमन्ना मैम के लेक्चर्स काफी छोटे हैं, उसमें क्वेश्चंस में उन्होंने काफी प्रैक्टिस करवाई है तो अभी के लिए वो सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चंस के लिए तो मैं पहले ही पीछे ही बात कर चुका हूँ कि प्रैक्टिस शीट, कटर नीट और पीवाईक्यू, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, जिसकी वजह से 100 टू 150 चैप्टर्स तो हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो ही जाएंगे। और मैं आज के बाद से मतलब 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, जितने भी जब तक हम लोग का नीट नहीं जाता, मैं रोज अपना टारगेट पोस्ट करूंगा और रोज आपको रात में ही उसके अपडेट भी दूंगा कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया, मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो यही था मेरी पूरी की पूरी जर्नी और आई होप कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मुझे गाइड भी करेंगे, क्योंकि इस समय पे मुझे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे कंपेनियनशिप की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरा जो पिछले साल का जो नीट का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहा है और मेरा क्या 2025 में जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, जैसे मेरे जैसे बच्चे जिनकी 550 से ऊपर आ रहा था हर टेस्ट में, जिनको लग रहा था कि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज एकदम पास में, लास्ट के टेस्ट में तो 600 प्लस भी आने लगी थी, तो हम लोग को लग रहा था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट 2025 का पेपर इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मैं भी अपने आप में भी ये गलती समझता हूँ कि मैंने कई सारी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया और उसके बाद भी एक ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग ईयर हुआ जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं पूरे समय बेड पे लेटा रहता था, कुछ भी नहीं करता था, मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगती थी कि मैं हर दिन अपने आप को कोसता रहता था कि मैंने क्यों ये फील्ड ली, मैं क्यों बीएससी क्यों नहीं कर ली, मैंने सीयूटी का पेपर क्यों नहीं दिया। तो मैं उस गिल्ड के साथ में 1 साल से जी रहा था और अभी भी उस गिल्ड के साथ में ही और मैं काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन चल रही है मेरी। बट मुझे ऐसा लगता है कि 30 डेज़ का ये प्लानर है, मेरे लिए काम कर सकता है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल ही बना रहा हूँ। मुझे कोई वैसा नहीं था कि मैं इस सब कुछ चीज़ करके और जो आजकल चलता है कि यूट्यूब चैनल बनाओ और पढ़ाई पे ध्यान मत दो। मुझे ये लगा कि मैं ये चैनल इसलिए बनाऊंगा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे एक अकाउंटेबिलिटी मिल सके, ताकि मेरे साथ में जितने भी मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो हम सब लोग साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि 30 दिन के बाद पेपर का रिजल्ट जैसा भी रहे बट हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो कि कम से कम हमने अपने धर्म के साथ जस्टिस किया है, हमने हार नहीं मानी है, हमने अपने आप का जो विश्वास था अपने ऊपर, जो कॉन्फिडेंस था उसे खोया नहीं है और हमने अपने साथ जस्टिस की। तो यही मेरा प्लान था और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे तो आप मेरा साथ दीजिए और मुझे गाइड भी करिए। थैंक यू।